आपने 19 या 20 टेडेक्स? 19 अच्छा 19 दिए हैं, बहुत बढ़िया। मतलब ऑसम। पब्लिक स्पीकिंग और थॉट लीडरशिप में कैसे आ सकते हैं? यूथ को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, अगर वो भी स्टेज पे आना चाहते हैं तो? सर आई थिंक ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि अरे पब्लिक स्पीकिंग बहुत लोग कहते हैं हमसे नहीं होती, डर लगता है, ये है वो है। मैं हमेशा बोलता हूँ हर कोई पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, चलिए, क्या आप जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, क्या आप खुल के बात नहीं करते हैं? करते हैं। 100% खुल के बात करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसी एक दोस्त किसी बंदे के सामने बंदा खुल जाता है, बस वो जब कैमरा है, स्टेज आता है, वो दिमाग कहता है अरे नहीं नहीं, मैं बड़ा कॉन्शियस हो गया हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं बेशरम बनना पड़ेगा। एक और पॉइंट भी है ना इसमें, मतलब आप हाँ, अगर अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के सामने हो तो दे विल नॉट जज यू दैट वे। जहाँ नॉर्मल लोग हैं, मतलब जहाँ पब्लिक बैठी है और आप एज अ स्पीकर वहाँ खड़े हो रहे हो, तो आपको जज किया जाता है। मैंने तभी सर बोला बेशर्म बनना पड़ता है। मैं खुद शुरुआत में मुझे बड़ी ये इश्यू होता था कि अरे लोग पता नहीं क्या कहेंगे। लोग कहते हैं, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, लोगों का लोग तो काम है कहना, वो तो काम है कहते कहना रहेंगे। और लोग कहेंगे भी। आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, आपको लगेगा यार मतलब इतना खराब हूँ मैं, ऐसा होगा। तभी मैं कह रहा हूँ सर बेशर्म बनना पड़ेगा। अपफ्रंट रह के सामने, क्योंकि देखिए थॉट लीडरशिप तब चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो स्पीकिंग में हो, तभी बन सकती है जब आप अपफ्रंट हैं। और अब बेशर्म इस सेंस में नहीं कि आप कुछ भी बोल दें, इस सेंस में कि तैयारी पूरी है, बोलूँगा, लेकिन सामने से कुछ आ रहा है तो मैं मतलब मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाऊँगा। हाँ, ठीक है, जेन्युइन फीडबैक लूँगा, उसको अपनाऊँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उस डर के मारे मैं ट्राई नहीं करूँगा। तो आई थिंक, और ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्यों? सर एआई के, अब आज एआई के टाइम पे कुछ भी हो रहा है, वीडियोज़, फ़ोटोज़, वॉइस, ये सब कॉपी हो रही है। जब सब कुछ कॉपी हो रहा है तो जेन्युइन चीज़ क्या बची? जेन्युइन है आपकी आवाज़। आवाज़ मतलब नॉट योर वॉइस, बट हाउ यू स्पीक, अपना आप आइडिया, अपना जो प्रेज़ेंटेशन है सामने कैसे रखते हैं। मैंने ये भी कॉपी होते हुए देखा है। इनफैक्ट एक मैं कोई मैं मूवी देख रहा था, तो उसमें वो टिपिकल यूएस प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेते हैं। फिर एक उनको एक वो लाइन दे देते हैं जो कॉमन लाइन होती है, आप वो बोलिए, और वो बोलते-बोलते आपका वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं और उसको फिर वो एआई में डालते हैं और आपको जो वर्ड्स उसके अंदर लिखने हैं, जो आप बुलवाना चाहते हो वो टाइप करके दे दो और वो उसको प्रॉम्प्ट करके बिल्कुल कॉपी करके आपके लिप सिंक करके दे देता है। दैट्स ट्रू सर, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। इनफैक्ट आपने तो इसकी बात करी, अगर आप इंटरनेट पे जाएँगे, ऐसे मॉडल्स आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कहीं न कहीं जहाँ आपको मौका मिल सकता है, चलिए मैं कहता हूँ आपने वीडियो बना ली, बट फिज़िकल सेटिंग्स में आप जाएँगे तब तो एआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे ना। तो कहीं न कहीं आपकी जो आवाज़ है, ऑथेंटिक आवाज़, यानी कि आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप आने वाले टाइम में आपकी पोज़ीशन क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं और आप अपने आप को दूसरों के सामने कैसे रख सकते हैं। खैर वो क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया कि टेडेक्स स्पीकर किसी को बनना हो तो कैसे बन सकते हैं? तो ये ये आई थिंक हर जगह मुझसे पूछा जाता है और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आप टेडेक्स जो है, देखिए टेडेक्स एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है और गुड पार्ट अबाउट टेडेक्स इज़ वो हमेशा फ्रेश फेसेस की तलाश करता है। तो जो बहुत लोग बोलते हैं अरे नेपोटिस्टिक, यहाँ कुछ ऐसा नेपोटिस्टिक नहीं है। आप आएँ, अपने आइडिया रखें, लेकिन कुछ चीज़ों का होमवर्क करके आइए। पहला, टेडेक्स में बहुत लोगों को ये, मैं कहूँगा मिथ है, लोगों को लगता है मेरी पर्सनल स्टोरी। टेडेक्स आपकी पर्सनल स्टोरी के लिए नहीं है। टेडेक्स वहाँ पर है जहाँ आपके पास कुछ बहुत बढ़िया आइडिया हो। पर्सनल स्टोरी सुनाने के लिए अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बट मैं कहूँगा टेडेक्स वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। पर्सनल स्टोरी तभी होती है जब आपने लाइफ़ में कुछ एक पोज़ीशन पे पहुँच गए हो, तब लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, सर आपकी पर्सनल स्टोरी क्या है? लेकिन सब लोग, ये कड़वी सच्चाई है, सबकी पर्सनल स्टोरी लोग नहीं सुनना चाहेंगे। जो कामयाब है उसी की स्टोरी सुनने में लोगों को मज़ा आता है ना, फेलियर्स को कौन सुनता है? लेकिन अगर आप एक अच्छा आइडिया लाएँ, कोई यूनिक आइडिया सामने रखें, तो चाहे आप एक बच्चे हों, चाहे आप किसी भी एज के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेडेक्स आपको अपॉर्च्युनिटी देगा। तो वो आइडिया क्लियर होना चाहिए पहला। दूसरा, अपने आप से सवाल करना पड़ेगा आपको कि क्या ये आइडिया मुझे ही पसंद है या सच में मेरी ऑडियंस को भी पसंद है? बहुत बार हम आइडिया को इतना प्यार करते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आइडिया हम तक ही सीमित है, बाहर इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं अपना एक छोटा एग्ज़ाम्पल दूँ, साइबर में ही कोविड से पहले, कोविड के बाद मैंने ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा है ऑडियंस परसेप्शन में। जब कोविड से पहले मैं साइबर की कहीं भी बात करता था, लोग कहते तो थे हाँ, ठीक है, लेकिन मन में होता था ठीक है ना यार, फ्यूचर है, क्या है? अब लोग उसको सीरियसली लेते हैं, अरे यार हमारे साथ भी हो रहा है, तुम बताओ करना क्या है? तो आपको नब्ज़ पकड़नी पड़ेगी कि ऑडियंस सुनना क्या चाहती है, उस हिसाब से अपने टॉपिक को पिच करना पड़ेगा। और नंबर 3 इज़, आप गूगल पे जाएँ, एक वेबसाइट है टेडेक्स इवेंट्स इंडिया। अगर आप लिखेंगे, पहले लिंक आपको सामने मिल जाएगा। जाएँ, वहाँ पूरी लिस्ट ऑफ टेडेक्स इवेंट्स मिल जाएँगे आपको। जाएँ, अप्लाई करें, लेकिन दिमाग में एक चीज़ रखें, अगर एक मेरे को टिप देनी हो, प्रो टिप, जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने आप को भूल के हमेशा ऑडियंस की पहले सोचें। लोग हमेशा ये सोचते हैं मेरे को कौन-सा टॉपिक अच्छा लगेगा, मैं कैसे बोलूँगा, मैं इस पे बोल सकता हूँ, मैं को हटाएँ,
ये सोचिए कि उसको क्या अच्छा लगेगा। मैं आपका एग्जांपल अगर दूँ, आप कभी फोटोग्राफी का कोई सेगमेंट, आप कोई असाइनमेंट पकड़ते हैं, आप ये फोकस करेंगे कि मैं कैसे फोटो लूँगा, ये करेंगे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ऑब्वियसली क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज आवर प्राइम सैटिस्फैक्शन, मोटो। क्लाइंट सैटिस्फैक्शन हो गई तो ऑटोमेटिकली आपकी भी सैटिस्फैक्शन हो जाती है। सेम गोज़ फॉर टेडएक्स। जो ऑर्गेनाइज़र है, जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? वो आपसे क्या सुनना चाहते हैं? अगर आप वो दिमाग में रख कर अप्लाई करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। टेडेक्स की ऑडियंस कौन होते हैं? देखिए, वैसे तो ग्लोबल ऑडियंस है, बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँ, मैंने हमेशा स्टूडेंट्स देखे हैं, जो लाइव ऑडियंस उधर होती है। और एक मज़े की बात जो बहुत लोगों को नहीं पता, टेडएक्स के ऑर्गेनाइज़र्स 90% स्टूडेंट्स होते हैं। वाओ! जब मैं स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब आप साइकोलॉजी समझिए ना, अगर कोई बंदा, जैसे कितने लोग हैं अच्छे खासे कॉर्पोरेट स्पेस से, वेल अकम्प्लिश्ड हैं इन देयर 40s 50s, वो कहते हैं सर टेडएक्स नहीं होता। मैं कहता हूँ सर आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, मैं 50 साल का हूँ ऐसे सोचता हूँ। आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वो जो ऑर्गेनाइजर है वो एक 20-21 साल का लड़का है, लड़की है। उसकी तरह सोच के तो देखिए, वो क्या सोच रहा है, वो आपसे क्या चाहता है, उसकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। अगर आप इस माइंडसेट से जाएँगे, अप्लाई करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे कि आपकी टेडएक्स क्रैक हो सके। जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल करियर चाहते हैं, उनके लिए कौन-सी कंट्रीज़ बेस्ट हैं? सर इसके 2 आंसर्स हैं। पहला, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है। यानी कि 2 टाइप के हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर। फ़ायदे नुकसान दोनों के हैं। बाहर आप जाते हैं, मैं मानता हूँ आपको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है कंपेयर्ड टू इंडिया। प्रैक्टिकल एक्सपोज़र बाहर मिलेगा क्योंकि बाहर डेवलपमेंट्स पहले से हो रही हैं और काफ़ी प्रोएक्टिव भी हैं वो, तो मज़ा भी आता है, उसका फ़ायदा भी है। नुकसान एक है कि कहीं न कहीं आपको एक अपना जो वजूद है ना, वो बनाना पड़ेगा। कहीं न कहीं अब देखिए, ये हार्श रियलिटी कि जो लोकल वहाँ पे बंदा है, यानी मान लीजिए यूरोप जा रहे हैं, तो जो कोई यूरोप का जो एक लोकल लॉयर होगा वर्सेस आप होंगे, ऑब्वियसली प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। तो आपको कहीं न कहीं एक वो रेजिस्टेंस होगी, अपने आप को प्रूव करने की अपॉर्च्युनिटीज़ कम मिलेंगी और मेहनत डबल करनी पड़ेगी। इंडिया में इसका थोड़ा उल्टा है। इंडिया में आपको ऑब्वियसली, आप लोकल सिटीज़न हैं, तो आप सबकी तरह ही हैं, वो आपका फ़ायदा है। लेकिन नुकसान ये है कि प्रैक्टिकल चीज़ें, जब तक आप बाहर के लोगों से कनेक्टेड नहीं हैं, जब तक आप बहुत प्रोएक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्रैक्टिकल इतनी आसानी से आपको साइबर स्पेस में अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। अगर किसी को कोई चाहता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ इस फील्ड के अंदर, तो उसको इंडिया में भी इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, बाहर भी करनी चाहिए, उसके बाद जाके उसको अपना बिज़नेस शुरू करना चाहिए, चाहे वो जहाँ पर भी करना चाहे? ऐसा आप देखिए, सजेस्ट करते एंटरप्रेन्योरशिप हो? में थोड़ा एक हटके फैक्टर है। एंटरप्रेन्योरशिप तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिया से बेटर ट्रेनिंग कहीं नहीं मिल सकती एंटरप्रेन्योरशिप की। जो आप जब ग्राउंड पे धंधा करते हैं ना, लोगों से बात करते हैं, तब एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप होती है। क्योंकि ये जो हम मूवीज़ में देखते हैं या फिर कहीं भी देख लीजिए, कंपनीज़ ये वो, आपका असली धंधा ग्राउंड पे बनता है जब आप लिटरली लोगों के पास जाते हैं, वेंडर्स के पास जाते हैं, बात करते हैं। तो इतना मैं कहूँगा, इंटर्नशिप्स बहुत ज़रूरी है, पहला। दूसरा, खुद की प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आपने कुछ धंधा क्रिएट किया, एंटरप्रेन्योरशिप पे आप घुस गए हैं, आप खुद जाइए, बात करिए। हम दोनों खुद एक नेटवर्किंग ग्रुप के पार्ट हैं, तो आपने देखा होगा, आप टेक्निकली आपकी एक एमबीए हो गई उस नेटवर्किंग ग्रुप में। आपको आप ठीक है, आप एक धंधा करने आए, लेकिन आप 4 लोगों से मिलते हैं, आपको समझ आता है कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को चाहिए क्या। वर्सेस आप कोई डिग्री करके आते, आप ग्राउंड लेवल से जुड़े नहीं हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप का उसका मतलब है नहीं। तो कहीं न कहीं इंडिया से जुड़े रहिए, लेकिन साथ ही साथ आपके जो कनेक्शंस हैं, वो बाहर के ज़रूर होनी चाहिए। और कनेक्शंस का मतलब ये नहीं आप बाहर कूद के आप वहीं बैठ जाइए। आप कोई कॉर्पोरेट नेटवर्क जॉइन करिए, कोई नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करिए, जहाँ बाहर के लोगों के साथ आप कनेक्ट बना पाएँ। कनेक्ट बनाएँगे तो आपके डुअल डुअल बेनिफिट है, आप अपनी कंट्री में भी रह रहे हैं, यहाँ धंधा कर रहे हैं, बट साथ ही साथ बाहर के लोगों से बात करके समझ रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, कोलैबोरेशंस बाहर के साथ कैसे हो सकती है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को बीइंग अ प्रोफेशनल इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड, आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे वो साइबर सिक्योरिटी को अपने करिकुलम में ऐड करें, या अगर एडेड है ऑलरेडी, उसको कैसे बेटर करें कि लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिले वो, और ज़्यादा बच्चे इस फील्ड के अंदर पढ़ के आगे ग्रो कर सकें? सर आई थिंक नो डाउट यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं इस पे, अलग-अलग प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोर्सेज़ लॉन्च करती हैं, कुछ इवेंट्स लॉन्च करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो लैकिंग चीज़ है वो ये है कंप्लेसेंसी। बहुत बार मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज़ एक कोर्स लॉन्च करेंगी और अब बैठ गए। जी 4 साल, 5 साल बैठ गए, अब वो टाइम है नहीं। आप कुछ एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, उसमें अपडेशन बहुत ज़रूरी है। आपने जो लास्ट साल पढ़ाया, ज़रूरी नहीं आज के टाइम पे वो हो। अब वो ज़माने चले गए हैं, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहला तो ये। दूसरा, फ्रूटफुल कोलैबोरेशंस। अगर मान लीजिए मैं एक यूनिवर्सिटी हूँ, मेरी पूरी कोशिश होनी चाहिए मैं इस फील्ड के बेस्ट प्लेयर्स के साथ
जितने अच्छे से कोलैबोरेट कर पाऊँ। और कोलैबोरेट करने का मतलब ये नहीं है कि एक इवेंट साथ में कर लिया, एक एमओयू साइन कर लिया, हो गया जी। वो टिक बॉक्स वाले काम नहीं होना चाहिए। हर साल हम कोलैबोरेट तो करें, लेकिन हर साल कुछ नई चीज़ लाते हैं। इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे लीगल फील्ड में क्या होता है, मूट कोर्ट होते हैं। बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ एक मूट कोर्ट करा दिया, चलो जी काम हो गया। काम होने वाला अप्रोच से चलेगा नहीं। आपको ही देखना पड़ेगा मूट कोर्ट ये इनिशिएटिव करा किस ले रहे हैं। क्या आपको सिर्फ एक टिक बॉक्स लगाना है, अपने सीनियर्स को खुश करना है, या स्टूडेंट्स जो एक्चुअली आपकी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं? तो हर साल अपडेशन ज़रूरी है, प्रोएक्टिव एक्शन ज़रूरी है। और तीसरा, बिल्कुल अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, तो देखिए सिर्फ नाम पर ना खेलें। फॉर एग्जांपल मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम बहुत बड़े हैं, बट कोर्सेज़ आप जाएँगे तो कुछ खास है नहीं, जबकि यूनिवर्सिटी का लेवल बहुत हाई है। तो आपकी जैसी यूनिवर्सिटी है, आपको उस हिसाब का एक लेवल जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। क्योंकि एज़ अ कस्टमर मैंने खुद कितने यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ किए हैं, और मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन हाई थी, बट बहुत बेसिक चीज़, मतलब मैं अगर आपको सच बोलूँ, मैं यूट्यूब पे वो इन्फॉर्मेशन ले लेता, इतने मेरे को पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तो यूनिवर्सिटीज़ को समझना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज़ आपका नाम है, आपके कोर्स ऐसे नहीं चलेंगे। जितना बड़ा नाम, उतना ही जस्टिफाइड कोर्स भी होना चाहिए। इसी सिलसिले में आप पॉलिसी मेकर्स को क्या सजेस्ट करते हो? क्या वो यूनिवर्सिटीज़ को कुछ गाइड करें या वो पॉलिसी शुरू से ऐसे बना दें कि यूनिवर्सिटीज़ को अपना कोर्स हमेशा अपडेट करना पड़े? और अगर एक बच्चा कोर्स करके निकल चुका है वहाँ से, तो क्या एक कम्युनिटी ऐसी नहीं बननी चाहिए? क्योंकि मैंने आपके साथ भी एक व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करा हुआ है, जहाँ पर आप साइबर थ्रेट्स के इन्फॉर्मेशंस भेजते रहते हैं रेगुलर। तो क्या ऐसा भी कुछ करना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को कि जिन्होंने भी कोर्स कर लिया उनको एक कम्युनिटी में डालें और अपडेट वहाँ देते रहें, ऐसा कुछ? सर आई थिंक इसके 3 मेन प्लेयर्स हैं। और इन 3 मेन प्लेयर्स को साथ में काम करना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी बैकआउट करता है तो नुकसान ही है। पहला आपने कहा पॉलिसी मेकर्स, प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट है। हम इनिशिएटिव नो डाउट ले रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बट एक रूल है कि टेक्नोलॉजी किसी के लिए वेट नहीं करती है, और वो उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, जो हम आज देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं प्रोएक्टिव कुछ नई-नई चीज़ें अगर और ला सकें। देखिए पॉलिसी मेकर्स को मैं ये नहीं कहता सिर्फ़ एक यही साइबर की पॉलिसी बनानी है और 10 पॉलिसी बनानी, 10 और काम है। तो कुछ ऐसा अगर हम कर सकें, डेलीगेटेड अप्रोच, कि हमने इनिशिएटिव्स लगाए हैं, अब इनिशिएटिव्स को हम कैसे यूनिवर्सिटीज़ पर डेलीगेट कर सकते हैं कि उनका काम भी थोड़ा कम हो। क्योंकि पॉलिसी मेकर का काम आसान नहीं होता है। एक पॉलिसी या कुछ भी आपको रूल्स रेगुलेशन बनाने में समय लगता है। तो प्रोएक्टिव एक्शन और डेलीगेटेड अप्रोच की वहाँ रिक्वायरमेंट है, पहला। दूसरा आता है आपकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। जैसा कि मैंने कहा, ठीक है आप काम कर रहे हैं, बट कंप्लेसेंसी है वो आपका स्पीड ब्रेकर है। आप एक कोर्स लॉन्च कर लिया, यूनिवर्सिटी को लगता है चलो जी काम हो गया, उससे बात नहीं बनेगी। कहीं न कहीं आपको अपने करिकुलम्स में रेगुलरली थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, थ्रू डिफरेंट मेथड्स आपको इसको लाना पड़ेगा। और सर तीसरा जो सब भूल जाते हैं, वो है स्टूडेंट कम्युनिटी। स्टूडेंट सोचता है जी ये सरकार की ज़िम्मेदारी है, ये कॉलेज की ज़िम्मेदारी है मुझे नॉलेज देना। बट आप ये भूल जाते हैं कि कॉलेज के बाद तो आपकी ज़िंदगी तो आपकी है ना। आप ये नहीं बोल सकते मैं 5 साल का कोर्स किया मेरा हो गया। 5 साल तक उनकी ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसके बाद तो आपको करना है। और मैं 5 साल भी क्यों बोलूँ, जब आप कॉलेज में हैं, कहीं न कहीं अगर यूनिवर्सिटी या कोई भी पॉलिसी आपको कुछ भी चीज़ नहीं सिखाई जा रही, लाइफ़ तो आपकी है, आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो सर वही वाली बात है, आप दूसरों पे ब्लेम करते रहिए, उसके तो कोई कुछ बनेगा नहीं। जब तक ये 3 पार्टीज़ एक साथ प्रोएक्टिवली काम नहीं करेंगी, तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ लैकिंगनेस ज़रूर रहेगी। आपके टॉप रिकमेंडेड रिसोर्सेज़ क्या हैं? यूट्यूब, पॉडकास्ट या फिर बुक्स? सर बुक्स अगेन मेरे पास कोई ऐसे स्पेसिफिक मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं खुद ही कोई स्पेसिफिक को फॉलो नहीं करता। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि मैं अगर किसी स्पेसिफिक बंदे को फॉलो करूंगा, तो उसका माइंडसेट, उसकी जो थिंकिंग है, मैं बिल्कुल वो कार्बन कॉपी मेरी हो जाएगी। लेकिन मैं डाइवर्स रखता हूँ, सो दैट आपको बहुत अलग अलग पहलू पता हो। यूट्यूब मैंने आपसे बात कर ली, परप्लेक्सिटी बात कर ली। बुक्स अच्छी हैं। अगर आपको साइबर स्पेस में ऑनेस्टली बहुत ऑथर्स नहीं हैं, जो भी नई बुक्स आती है आप उसको लीजिए, पढ़िए। लेकिन एक बात देख लीजिए, जस्ट बिकॉज किसी ने बुक लिखी है, जस्ट बिकॉज पॉडकास्ट में मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, वो पत्थर की लकीर नहीं है। साइबर स्पेस में हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के साथ आता है, अपनी खुद की थिंकिंग के साथ आता है। वो मोस्टली 80% सही हो सकता है, बट 20% वो गलत भी हो सकता है। इंसान है वो, भगवान तो है नहीं। तो आप सुनिए, लेकिन इस हद तक ब्लाइंडली फॉलो भी मत करिए, खुद की रिसर्च करिए। और एक और बात है, आप दूसरों पे उंगली मत उठाइए। बहुत बार क्या होता है, आप कितनी बार मैं देखता हूँ साइबर सिक्योरिटी के पॉडकास्ट होते हैं, लोग सुनते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। बस वो बंदा उस फील्ड में काम कर रहा है, उसको आपसे ज़्यादा पता है। इतनी ह्यूमिलिटी लोगों में होनी चाहिए कि अच्छा इसको मेरे से ज़्यादा पता है, ग्रेट, इससे सीखूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं पत्थर की लकीर है। आप किसी भी कॉलेज में देख लीजिए ना, बेस्ट टीचर वो नहीं होता कि इसको सब पता है। बेस्ट टीचर वो होता है
सिखाता सब कुछ है अपनी तरफ से, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ डाउट छोड़ देता है कि यार मेरे से भी गलती हो सकती है, तुम एज अ स्टूडेंट बताओ कि यहाँ पर क्या ठीक किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो एक ह्यूमिलिटी, वो एक हंगर फॉर नॉलेज स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। बट इतना वो कहते हैं ना, घूम फिर के बात तो वही आ जाती है, आप ऐसा मोमेंट कभी नहीं आएगा जहां आपको होगा जी मैं एक्सपर्ट बन गया, मेरी नॉलेज हो गई। इनफैक्ट पीछे मैं एक सेशन में था, वहां हम 4 लोग बैठे हुए थे, हम चारों को अलग अलग एक्सपर्ट के नाम से बुलाया गया। मेरे को एआई एक्सपर्ट, किसी को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और हम पीछे हंस रहे थे कि एक्सपर्ट का ई भी नहीं है हम लोग। ठीक है, टैगलाइन दे देते हैं लोग, लेकिन एक्सपर्ट वो होता है जिसको सब कुछ आता है। मैं मानता हूँ, आई थिंक सब लोग ही मानते होंगे, अब हमें नहीं आता, हाँ चीजें आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ आता है। जिस दिन सब कुछ आ गया उस दिन ग्रोथ का अंत हो जाता है। तो इतनी ह्यूमिलिटी, इतना अंगर होगा, आई थिंक तब जाके ही थोड़ी नॉलेज और थोड़ी प्रोग्रेस होती रहेगी। मेरे को आपके कोई ऐसे 2 केसेस बताइए जो बहुत चैलेंजिंग हो और उसमें क्या हुआ था? और एक कोई ऐसा जो बहुत ईज़ी जा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं सॉल्व हो गया, मतलब फ़ोन पे सॉल्व हो गया, ऐसा कुछ? सर, जो अगर मैं इजी की पहले बात करूं, फोन पर तो नहीं, बट हाँ इतना जरूर होता है कभी कभार क्रिमिनल्स बहुत मतलब नए नवेले क्रिमिनल होता है, मैं ये बोलूंगा आपको। तो एक ऐसा केस था जहां पर किसी के साथ यूपीआई फ्रॉड हो गया, हम सबको पता ही है, सब लोगों ने देखा है, करीब आई थिंक 50-55 हजार हाँ, का वो fraud। फ़ोन आता है ना, आपका 2 घंटे में फ़ोन बंद हो हाँ, जाएगा, वो या टिपिकल आप मान के चलिए 55, या आपकी बिजली कटने वाली है 2 घंटे में। वो 50,000 का फ्रॉड हो गया। अच्छा, फ्रॉड तो चलिए हो गया, तो हमारे पास बंदा आया, थोड़ी डिटेल्स ली। तो जिस वो भाई साहब ने यूपीआई, मान लीजिए हमारा जो क्लाइंट है, विक्टिम है, उसने मिस्टर एक्स को किया। मिस्टर एक्स का जो नाम, अब जनरली क्रिमिनल क्या करते हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने अपना नाम लिखा है मुकुल शर्मा फॉर एग्जाम्पल, तो झूठा ही नाम होगा ना, क्योंकि वो क्यों पकड़वाना चाहेगा। ये भाई साहब ने अपना सच्चा नाम डाल रखा था, उसका सच में नाम वही था जो उसने यूपीआई आईडी में डाल रखा था। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस बंदे को, जनरल एक सवाल होता है कि आप ऐसे किसी बंदे को जानते हैं? कहता है हाँ, वो मेरे मतलब मैं जानता हूँ, मेरी कंपनी में काम करता है, बट वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मैंने कहा सर एक बार ट्राई मार के तो देख लो, पता करो। वो पता लगा वही बंदा था। अच्छा, तो उसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कि आप जिस अकाउंट में ले रहे हो या यूपीआई के कुछ में ले रहे हो, नाम तो अलग रख सकते हो। इनफैक्ट बाद में जाके पता लगा इनको कॉल भी, जब कॉल किया, और ट्रू कॉलर पे भी उसने अपना नाम चेंज नहीं किया था। तो हर जगह अपना नाम आपने सेम रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पकड़ने के चांसेस तो बहुत हाई हो जाएंगे ना। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, इनको भी कोशिश कर लेनी चाहिए अपने आप को अपडेट करने के लिए? और इनफैक्ट ये क्रिमिनल है भी नहीं, इन लोगों ने, इनको कहीं से पता लगा, इनको क्विक मनी दिखाई दिया, तो इन्होंने स्टार्ट किया। और उसने बोला कि सर मैं एक बार किसी को बेवकूफ़ बना दिया था, मेरे को बड़ा वो लगा कि ये तो बड़ा आसान है। लेकिन वो ये भूल गए कि वो कहते हैं ना, चोरी करने के लिए भी थोड़ी एक अकल। समझ चाहिए। तो पहले तो एक ऐसा केस था जहाँ पर क्रिमिनल बहुत स्मार्ट नहीं थे, फॉर्चुनेटली पकड़े गए। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक केस है, मैं इसको काफ़ी जगह कोट करता हूँ। एक फादर हैं, वो अपनी बेटी को बस स्टॉप पे छोड़ते हैं हर ये रोज। चैलेंजिंग केस बता रहे हो ये आप? चैलेंजिंग केस है, ये और दिल्ली एनसीआर का ही केस है। तो एक फादर हैं, वो अपनी बेटी को बस स्टॉप छोड़ते हैं, और उनका रूटीन बन चुका है। बेटी थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में है। अच्छा, मजे की बात क्या, फादर टेक स्पेस से ही है, वो किसी कंपनी में काम करते हैं गुड़गांव में, और वो टेक टेक फील्ड में ही है। अच्छा, एक दिन ऐसे ही हुआ, छोड़ दिया और अपना चले गए। किसी मीटिंग में थे, उनका फ़ोन बजा। अच्छा, फ़ोन जब आपका भी कभी बजता है, जब लिखा आता है स्पैम, तो आप इग्नोर मारते हो, नहीं उठाते। उस सेम नंबर से 5-6 कॉल आ गए। को लगा कुछ तो है, तो 7वीं कॉल आई, नहीं उठा ली। जब उठाई तो दूसरी साइड पे थे किडनैपर्स। उन्होंने कहा हमने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया। अब ये थोड़ा डर गए कि, और एज़ अ फादर मतलब फर्स्ट रिएक्शन होता है मुझे मेरी बेटी से बात कराओ। बेटी से बात कराई। करीब 3 से 4 मिनट ये अपनी बेटी से बात करते गए, और आई थिंक उस समय तक इनको ये गारंटी हो गई थी यार मेरी बेटी ही लाइन पर है। इन्होंने बड़ा कोशिश किया नेगोशिएट करने की, नेगोशिएट नहीं हुआ, 15 लाख देने पड़े, और इनको एक रैंडम लोकेशन मिल गई कि जी यहाँ से अपनी बेटी को पिकअप कर लो। जब ये वहाँ जा रहे थे तो इन्होंने सोचा यार मैं कब स्कूल प्रिंसिपल को मैं कॉल कर लेता हूँ, उनको पता होना चाहिए ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। क्या पता दूसरे बच्चों को भी खतरा हो, पता नहीं कहाँ से इसको किडनैप किया गया है। जब स्कूल प्रिंसिपल को कॉल किया तो वो शॉक्ड रह गए। तो स्कूल प्रिंसिपल कहती सर अभी तो मैं आपकी बेटी को लंच में मिली हूँ। तो ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, फ़ोन पे आर्ग्यू करने लग गए। तो स्कूल प्रिंसिपल कहती सर आप मेरे को ना 10-15 मिनट दो, मैं देखती हूँ क्या है। 10-15 मिनट बाद उन्होंने इनकी एक्चुअल बेटी को बुलाया और उनकी फ़ोन पे बात करा दी। अब जब ये अपनी बेटी से बात करे, ये हैरान हो गए, ये हुआ क्या है मेरे साथ? अब यहाँ क्या हुआ था? यहाँ वॉइस क्लोनिंग हुई है, यानी कि एआई के ज़रिए किसी की भी आवाज़ को कॉपी कर लेना। तो क्रिमिनल्स के पास इनकी बेटी नहीं थी। अभी भी केस चल रहा है, हम इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इसमें कौन है बंदा। समझ तो आ गया कि हुआ कैसे है, बट किसने किया है। तो ये एक ऐसा भी पेचीदा केस है जो चल रहा है। फादर से भी बात होती है, किस पे शक है क्या नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना ज़रूर है कि
कोई इनके आसपास के बंदे नहीं किया है। क्योंकि अगर आप ध्यान से नोटिस करें, वो जो दूसरी लाइन पर जो भी लड़की थी या फिर लड़की नहीं भी थी, वो ऐसे-ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही थी, जो सिर्फ़ फैमिली को ही पता है। यानी जो बेटी होती है, वो फ़ादर को ज़रूरी नहीं ना पापा ही बुलाती हो। किसी फैमिली में अप्पा, पापू, कुछ ना कुछ बुलाती है, डैड, कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, तो वो नामों से बुला रही थी वो। इसका मतलब बहुत पर्सनलाइज़्ड लेवल तक रिसर्च कर रखी थी क्रिमिनल्स ने। तो एक ऐसा केस है, जहाँ पर क्रिमिनल्स ने बड़े अच्छा खासा अपना होमवर्क कर रखा है और पकड़ने में उनको हो रही है थोड़ी दिक्कत। कुछ ऐसा जो आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो करियर्स को लेके बच्चों के? सर आई थिंक हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करी हैं और आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को कुछ क्लैरिटी हो गई होगी साइबर स्पेस में करियर को देखना कैसे है। अगर आप मेरे से पूछें तो एंड में मेरा मैसेज बड़ा एक सिंपल रहेगा, इस फील्ड से डरिए मत, इस फील्ड से ओवर एक्साइटेड भी मत हो जाइए कि यार अब तो मैं इसमें घुस गया, मेरी तो ये ऐश है। नहीं, आपको बड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि ये फील्ड ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है, बट सीखने के लिए बहुत कुछ है। और आप अगर हर रोज़ उठते हैं और ये सोचते हैं मैं स्टूडेंट की तरह ही इसमें काम करूँगा, तो कहीं न कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं खुद पॉडकास्ट करता हूँ, कितने लोगों को बुलाता हूँ अच्छा, साइबर आपका कोई साइबर सिक्योरिटी स्पेशल पॉडकास्ट है तो चैनल का नाम है तो बताइए ना हमारे ऑडियंस को। सर मेरा जो मैं खुद पॉडकास्ट करता हूँ उसमें अलग-अलग फ़ील्ड्स के लोग आते हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, जब-जब मैंने साइबर वाले लोगों को बुलाया, जो इस फ़ील्ड के लेजेंड्स हैं, वेटरन्स हैं, 30 साल, 40 साल का एक्सपीरियंस में जैसे हैं। रक्षित टंडन सर? रक्षित टंडन है, पवन दुग्गल जी हैं, विजय सेठी जी हैं, बहुत नाम हैं। जब उनसे बात करता हूँ ना, 2 चीज़ें मेरे को हमेशा देखने को मिलती हैं, कॉमन। पहला ह्यूमिलिटी, उनमें कोई वो नहीं है जी मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब पता है। वो हमेशा ना एक वो लर्नर्स माइंडसेट में रहते हैं कि अच्छा मुझे ज़्यादा नहीं पता और कुछ सीखना है। और दूसरा वर्क एथिक, यानी कि मेहनत करने की ड्राइव। मैं बात कर रहा था इन लोगों से और इनके लिए मतलब आप मेरे सेंटेंसेस सुनेंगे तो आप समझ जाएँगे। वो कहते हैं वही रात के 1-2 बजे तक तो बज जाते कभी-कभार, या फिर जो काम करना है मैंने करना है, भूख-प्यास फिर अलग है। ये वर्डिंग्स समझ आती है कि बंदे कितने डेडिकेटेड हैं, फ़ोकस्ड हैं। जस्ट बिकॉज़ जी हमें 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, वो इस पे नहीं बैठे हुए। तो वही बात है कि अगर हम लोग जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ह्यूमिलिटी के साथ इस फ़ील्ड को लें, पेशेंस के साथ लें, क्योंकि मैंने जितने भी आपको एक्सपर्ट्स का नाम गिनवाया, वो एटलीस्ट 20 साल तो इस इंडस्ट्री में बैठे हैं। किसी ने 2 साल में एक्सपर्ट का टैग लेके ऐसे नहीं घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें जो टाइम है, वो टाइम देना पड़ेगा। अगर बहुत लोग मुझे कहते हैं, "सर आप तो यंग हो, आपको लोग एक्सपर्ट बुलाते हैं।" तो जी मेरा बड़ा सिंपल सा वो रहता है, एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस फ़ील्ड में बहुत दिग्गज लोगों से बातें होती हैं, तो जल्दी सीखने का मौका मिल जाता है। तो कहीं न कहीं क्यूरियोसिटी माइंडसेट अगर यंगस्टर्स के पास होगा, तो इस फ़ील्ड में ज़रूर सक्सेस उनको मिलेगी। साक्षर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही ज़्यादा आपने हमको इनसाइट्स दिए और मुझे लगता है कि ये नॉलेज जो बच्चे 10th में हैं वो सोच सकते हैं कि 12th के बाद क्या करना है, या जो 12th कर चुके हैं ये पॉडकास्ट हो सकता है उनके बड़े काम आए और उनको काफ़ी हेल्प करे एक सही पाथ, एक सही करियर चुनने में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। पसंद ना आए तो सब्सक्राइब और लाइक मत करना, लेकिन अगर पसंद आए तो दिल से जुड़ जाना। करियर की बात सौरभ के साथ। थैंक यू।